नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको बाल विकास मनोविज्ञान जो यूपी टेट सी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आता है और आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। उसका मैं 7वां भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बस आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आप मेरा वीडियो देखते रहें और मुझे आशा और विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे और अपने भविष्य को उज्जवलमय बना सकेंगे। तो साथियों, ये जो यूपी टेट सी टेट के लिए 10 महत्वपूर्ण लेकर के 7वां भाग जो मैं आया हूँ, उसमें शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, ये किसने कहा है? बड़ा ही घुमावदार क्वेश्चन है साथियों। शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। आपसे 3 शब्द 2 तरह से पूछा जा सकता है परीक्षा में। शिक्षण 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो जहां पर साथियों आपको प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, वहां पर आप लिखेंगे कि ये परिभाषा, ये कथन रायबर्न का है। रायबर्न, ये कथन रायबर्न महोदय का है। चक्कर में पड़ गए ना? मैं जान रहा था कि आप जॉन डीवी को बताएंगे। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण एक 3 ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एक 3 ध्रुवी प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु बताने वाले रायबर्न महोदय हैं। 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, ये जब प्रश्न आए तो आप लिखेंगे जो है कि रायबर्न महोदय का कथन है। यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षण प्रक्रिया एक 3 ध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, तो वहां पे जॉन डीवी को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया के जो 3 बिंदु बताए हैं इन्होंने, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, ये जो है शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु बताए हैं रायबर्न महोदय ने। जॉन डीवी ने भी जो है शिक्षण प्रक्रिया को एक 3 ध्रुवी प्रक्रिया बताए हैं। उसमें भी उन्होंने कहा है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया है। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है 3 भागों में? उनका नाम है जैक्सन महोदय। जैक्सन जी का कथन है। इन्होंने कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, इसको मैं बता देना चाहता हूं। वह 3 भाग है, पूर्व क्रियावस्था, शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था, शिक्षण की अंतः प्रक्रियावस्था, और तीसरा है शिक्षण की पश्च क्रियावस्था। साथियों, ये 3
शिक्षण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में जो जैक्सन महोदय ने विभाजित किया है, वह जो है कि जैक्सन महोदय ने तीन भागों में विभाजित किया। ये पहला अवस्था है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा है शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था और तीसरा है शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। तो साथियों, ये जो है इसका विस्तार से शिक्षण की जब अवस्थाओं को हम पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है जैक्सन महोदय को जान लीजिए। शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में जो विभाजित करने का कार्य किया है जैक्सन महोदय ने, इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण शिक्षण की किस अवस्था में एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है? साथियों, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण शिक्षण की किस अवस्था में एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है? ये जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में ये जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण पढ़ाई जाने वाले पाठ्य वस्तु से जब घर पे वो तैयारी करता है तभी वह शिक्षक निश्चित कर लेता है। साथियों, अगला क्वेश्चन। कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात शिक्षक कौन सा कार्य करता है? कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात शिक्षक कौन सा कार्य करता है? वह कार्य मैं बता रहा हूं। संशय हो रहा है? धैर्य रखिए। शिक्षक जब कक्षा में अपना शिक्षण कार्य समाप्त कर लेता है तो उसके पश्चात शिक्षण की जो तीसरी अवस्था होती है, पश्च क्रिया अवस्था, उस अवस्था में एक शिक्षक जो है छात्रों से इस बात की जानकारी करता है कि उसने जो शिक्षा प्रदान किया छात्रों को जो शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान किया गया है वह कितना समझ में आ गया है और कितना समझ में आना चाहिए। यह कार्य किस तरह से संपन्न होता है? मूल्यांकन के द्वारा। ये मूल्यांकन कार्य करता है। मूल्यांकन कार्य उद्देश्य पर निर्भर होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है मूल्यांकन कार्य किस पर निर्भर रहता है? उद्देश्य पर निर्भर रहता है। साथियों, जब शिक्षण कार्य शिक्षक का समाप्त हो जाता है तो कक्षा में वह निश्चित रूप से इस बात का पता लगाता है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया छात्र को कितना समझ में आया और कितना समझ में आना चाहिए। इसमें अगर वह देखता है कि उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, छात्र को उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अगले दिन जो पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु है उसमें शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि, शिक्षण व्यूहरचनाएं, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को, कौशल को लेकर के अगले दिन की पाठ्य वस्तु इस प्रकार से सुशोजित करके जाता है कि अगले दिन की पाठ्य वस्तु बेहद प्रभावशाली एवं रुचिकर और बालकों को अधिकतम ज्ञान प्रदान करने वाली हो सके। अगला क्वेश्चन। शिक्षण एक संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है।
ये परिभाषा है साथियों। शिक्षण एक संबंध है, कई बार टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों के का विकास करने में सहायता देता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा साथियों रायबर्न की है। रायबर्न, ये परिभाषा रायबर्न की, अकॉर्डिंग टू रायबर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। ये किसने कहा है? द्विध्रुवी प्रक्रिया। आश्चर्य में पड़ जाएंगे, संशय में पड़ जाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। शिक्षण को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। और जॉन एडम्स को सुन करके यहाँ भी जॉन एडम्स को लिख देंगे तो आपके नंबर सीधे सीधे। आप सोच रहे होंगे कि सही होगा भाई, द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा है, एडम्स की बात को लेकर के एडम्स को लिख देंगे, काम खत्म। साथियों जॉन एडम्स की ये परिभाषा नहीं है, जॉन एडम्स का ये कथन नहीं है। ये कथन जो है कि डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का है, एसपी कुलश्रेष्ठ का है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म कब और कहाँ हुआ? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोनों बात, दो तरह से इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म किस सन में हुआ, कब हुआ? दूसरा प्रश्न, किसके द्वारा किया गया? ये जो है और क्वेश्चन, किसके द्वारा किया गया, कहां पर हुआ? कई तरह के प्रश्न बनते हैं साथियों। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म जान लीजिए 1912 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म सन 1912 ईस्वी में जर्मनी में हुआ और इसके प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका और कोहलर। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रतिपादक वर्दीमर, कोफका और कोहलर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार स्मृति में कितनी उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? वाटसन महोदय के अनुसार स्मृति में कितनी उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? वाटसन महोदय के अनुसार स्मृति में 3 उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। 3 उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जान लीजिए। वाटसन के अनुसार स्मृति में 3 उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला है अभ्यास। 3 उपक्रियाएं, हाँ, पहला है इसमें सीखना, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है, पहला है सीखना, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है पुनः प्रयास करके फिर से सीखना। ये जो है आपका वाटसन महोदय ने स्मृति में 3 उपक्रियाओं की चर्चा किया है और सीखना, अभ्यास, पुनः प्रयास करके फिर से सीखना, इसकी चर्चा इन्होंने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीमा विधि, थकान विधि तथा परस्पर विधि
सारी सीमा विधि, थकान विधि तथा परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? साथियों, सीमा विधि, थकान विधि तथा परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि के जो प्रतिपादक माने गए हैं उनका नाम है गुथरी महोदय। सीमा विधि, थकान विधि तथा परस्पर उद्दीपन विधि के प्रतिपादक। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, सूज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अधिगम के तहत सूज का सिद्धांत साथियों दिया गया है, सबको पता होगा लगभग, कोहलर के द्वारा। कोहलर महोदय ने सूज का सिद्धांत दिया है और यह सिद्धांत सुल्तान नामक बंदर बनमानुस जो था उसी के आधार पर सूज का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। तो आज के वीडियो में साथियों आपने यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने पढ़ा। पहला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु बताए हैं रायवर्न महोदय ने, शिक्षक छात्र विषय वस्तु के रूप में। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? जैक्सन महोदय ने। जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभाजित किया है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। तीसरा क्वेश्चन है, उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण शिक्षण की किस अवस्था में होता है? उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण शिक्षण की किस अवस्था में होता है या एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण की किस अवस्था में किया जाता है? तो ये शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात एक शिक्षक जो है कौन सा कार्य करता है? अपनी कक्षा में जब वो पढ़ाता है तो शिक्षण कार्य जब समाप्त हो जाता है तो शिक्षक कौन सा कार्य करता है? वो साथियों मूल्यांकन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समझ शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। ये परिभाषा रायवर्न महोदय की है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से किया जाता है। ये जो है डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म सन 1912 ईस्वी में जर्मनी में हुआ और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं 3 लोग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वर्दीमर, कोफका और कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन महोदय के अनुसार स्मृति में कितनी उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? वाटसन महोदय के अनुसार स्मृति में 3 उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके नाम है सीखना, अभ्यास और पुनः प्रयास करके सीखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीमा विधि, थकान विधि तथा परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि के प्रतिपादक किसको माना गया है? तो गुथरी महोदय को माना गया है। और अंतिम क्वेश्चन है, सूज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सूज का सिद्धांत साथियों प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा मनोवैज्ञानिक कोहलर के द्वारा दिया गया है। आज आपके लिए बेहद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 लेकर के जो 7वां भाग में आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि इस पार्ट से आपको 1-2 क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आपके आने वाली टेट सी टेट की परीक्षाओं में मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, वीडियो पूरा देखें, अपने साथियों को पहुंचाएं और जो साथी पहली बार जो है कि मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपा करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा होगा कि मेरा हर वीडियो जो हिंदी और बाल विकास मनोविज्ञान को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ है आपको समय समय पर मिलता रहे। अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।